अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। और बुध के रोज़ नाजरीन शराय दस्तूर जो इस्लामाबाद में है वो मैदान जंग बना रहा, और उसकी वजह यह है कि जो सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम जो इस्लामाबाद की पुलिस है उन्होंने 1000 टीयर गैस शेल जो हैं वो फायर किए। लेकिन जब ये घंटों झड़पें जारी रहीं तो बेटर सेंस प्रिवेल की। फिर गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि ये हमारे अपने मुलाजमीन हैं, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, जो रात भर मुज़ाकरात जारी रहे और फिर कुछ मुतालबात जो हैं वो उनके मान लिए गए और उनको एक अबूरी रिलीफ दिया गया। आज हम अपने प्रोग्राम में जो जिक्र करेंगे कि क्या ये गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन से अवॉइड कर सकती थी, वो आपको बताएंगे। और जिक्र करेंगे कि ये जो अबूरी रिलीफ का ऐलान किया गया है, क्या इससे ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो गया है। और आखिर में जिक्र भी करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वादा किया था कि वो 3 माह में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करेंगे। 2.5 साल हो गए हैं, वो रिफॉर्म्स कहाँ गई। तो शहबाज, प्रोग्राम के आगाज़ में एटलीस्ट मेरी भी जो मुतलका लोग हैं जो उनसे बात हुई, और हम इससे पहले भी इस इशू पर बात कर चुके हैं, बुध के रोज़ जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो बिल्कुल अवॉइडेबल था, और ये गवर्नमेंट की नालायकी और कोताही की वजह से ये सब कुछ हुआ। कामरान, आप ठीक कह रहे हैं कि ये अवॉइडेबल था। जो बात आप कर रहे हैं इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए 7 जनवरी की बात है गालबन, ये पिछले महीने के, बल्कि उससे भी एक हफ़्ता पहले जो आपके वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने ख़त लिखा, एक SOS लेटर गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि 61 जो एम्प्लॉइज़ की एसोसिएशन है वेरियस, जिसमें कॉरपोरेशंस हैं, रेडियो पाकिस्तान है, PIA, PSM, ये सब मिलकर एहतजाज करने आ रहे हैं इस्लामाबाद, तो खुदारा इनसे मुज़ाकरात कीजिए और उनको कुछ रिलीफ दीजिए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक और शेख साहब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना को इनका मामला हल करें। तो 7 जनवरी 2020 को एक मीटिंग होती है वज़ारत ख़जाना में, जो हार्डली 10 से 15 मिनट चली। और उस मीटिंग का नतीजा ये था, कंक्लूजन ये था कि अभी हम इनको कुछ नहीं दे सकते बजट से पहले, आपने जो लेना है वो आप बजट में लीजिए और हुकूमत इनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी कि इंतज़ामी तौर पर डील करे। तो शेख रशीद साहब का ख़त, उसके बाद हफीज़ शेख साहब का इनकार, ये 2 वफाकी वज़रा थे जो इस मामले को बेहतर हैंडल कर सकते थे। उसके बाद डंडे का जो इस्तेमाल हुआ, गैस का इस्तेमाल हुआ, वो सारी चीज़ें आपके सामने, और फिर आपको वही करना पड़ा जो आप पहले भी कर सकते पहले करना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा ब्रीफली इसको अब नाज़रीन के लिए बता देते हैं कि नाज़रीन, इसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो चाहते क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, और ये पिछले 2 साल से वो डिमांड्स रख रहे थे। खासतौर पर 1 साल के ऊपर दबाव ज़्यादा था क्योंकि इस बजट में हुकूमत ने इनकी तनख्वाह में बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया था। सरकारी मुलाजमिन की 5 उनकी बुनियादी मुतालबात थे। सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये था कि उनकी बुनियादी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। ये इजाफा वो इसलिए मांग रहे थे, एक तो महंगाई, और दूसरा उनका ये ख्याल था कि बहुत सारे ऐसे कोई 30 के करीब सरकारी महकमे जो वफाकी हुकूमत के, उनकी तनख्वाहें तकरीबन डबल थी, और फिर सूबाई हुकूमतों में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी। दूसरा उनका मुतालबा ये था कि उनका जो मकान का अलाउंस है, उनको मेडिकल अलाउंस मिलता है और सफरी अलाउंस मिलता है, उसमें भी इजाफा किया जाए। तीसरा मुतालबा ये था कि उनके जो क्लर्कों की मुख्तलिफ पोस्टें हैं, और वो ग्रेड 14 की पोस्ट है क्लर्क की, तो उसको अपग्रेड करके ग्रेड 16 की किया जाए। और ये वो सारे मुतालबे थे। इसका तखमीना हुकूमत ने उस वक्त ये लगाया कि तकरीबन 100 अरब रुपया इसका इजाफी खर्चा होगा। कामरान, ये वो मुतालबात, लेकिन हुकूमत ने कहा 100 अरब खर्च होगा, हम इसको अभी देंगे नहीं। तो फिर जो दिया वो भी नाज़रीन के लिए 1 मिनट के अंदर हम बता देते हैं कि जब आप ये कल से ये खबर सुन रहे होंगे कि उनके जो इजाफी अब इनको हुकूमत ने दिया वो भी एक अबूरी रिलीफ अलाउंस उनको 25% बुनियादी तनख्वाह का मिला है। दूसरा उनका जो मुतालबा माना गया, उनकी जो पोस्टें होंगी वो अपग्रेड होंगी एज़ पर दी क्राइटेरिया जो कि KPK की हुकूमत ने डिटर्मन किया था, 1 मार्च से वो अपग्रेड हो जाएंगी। बाकी तीनों मुतालबात के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कामरान, इसमें जो असल चीज़ है, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि जो एक तो तनख्वाहों में इजाफा ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल में हम अपने प्रोग्रामों में कवर करते रहे, जो महंगाई में इजाफा हुआ, और हर बजट में एक टोकन ही सही गवर्नमेंट जरूर इंक्रीज किया करती थी। लास्ट ईयर ये हुआ, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ। एक तो ये वजह। दूसरा, आप एक ही सरकार के मुलाजिम हैं। फ़र्क ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, नैब में हैं, FIA में हैं, फिर तो आपके वारे न्यारे हैं, बड़ी अच्छी आपकी तनख्वाहें हैं। लेकिन अगर आप उन इदारों में नहीं हैं तो फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो असल बुनियादी मसला तो यही है, जो इन इक्वालिटी है। एक ही सरकार के आप मुलाजिम हैं, एक जगह से आपको डबल पैसे मिल रहे हैं, दूसरी जगह से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। फिगर्स आपके पास हैं। कामरान, मुझे आज एक फेडरल सेक्रेटरी बता रहे थे कि 1999 में एक फेडरल सेक्रेटरी की ग्रेड 22 की तनख्वाह और एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जो तनख्वाह थी वो बराबर थी। दोनों एक जैसी तनख्वाह विड्रॉ कर रहे थे। आज जो फेडरल
अहम खबर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, शेखुपुरा, मुरीद के काला शाकाकू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में ज़लज़ले के झटके, पेशावर और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। इसके अलावा मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी ज़लज़ले के झटके, लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, सवात, दीर, मालाकंड, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड, दीर लोयर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर, शेखुपुरा, मुरीद के और काला शाकाकू में भी अब से कुछ देर पहले ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का व्रत करते हुए बाहर निकल आए। लाहौर में भी शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पेशावर, सवात, दीर, मालाकंड में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि लाहौर और गिरदनवा में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का व्रत करते हुए बाहर निकल आए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, मुरीद के काला शाकाकू, लाहौर, पेशावर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब से कुछ देर पहले ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और शहरी कलमा तैयबा का व्रत करते हुए बाहर निकल गए। मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी अब से कुछ देर पहले ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशावर, सवात, दीर, मालाकंड, मुजफ्फराबाद और गिलगित, जबकि एबटाबाद, हरीपुर, नथिया गली में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। मरी, नथिया गली, एबटाबाद में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड तक ये झटके जारी थे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में भी, मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक ये जारी था और पेशावर, गिरदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। सेक्रेटरी ग्रेड 22 की तनख्वाह तकरीबन 3.5 लाख रुपया है और एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसमें मैं थोड़ा सा आगे पीछे नंबर हो सकता है, कुछ 13 लाख रुपए के आसपास वो पैसे ले रहा है, तो तकरीबन 4 गुना उसकी जो सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के जज की ज़्यादा है। नाज़रीन, जो कामरान ने बुनियादी बात की कि 2 बातें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये कि जो डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा, अब सिर्फ हम वफाकी हुकूमत की बात करें ग्रेड 17 की, नैब का एक जो अफसर है ग्रेड 17 का, उसकी इस वक्त जो तनख्वाह है 1,81,000 रुपये है, ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। जो प्रेसिडेंट हाउस में जो बंदा सर्व कर रहा है उसी ग्रेड 17 में उसकी तनख्वाह तकरीबन 1,08,000 रुपये है और एक फेडरल सेक्रेटेरिएट, पाक सेक्रेटेरिएट में वही बंदा जो काम कर रहा है उसकी तनख्वाह है सिर्फ 61,000 रुपये। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख लें, 2 गुना से 3 गुना के दरमियान उसको इजाफी पैसे मिल रहे हैं, ये उसको सजा मिल रही है पाक सेक्रेटेरिएट में काम करने की। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की हम वफाकी और सूबाई महकमे की। ग्रेड 18 का एक वफाकी इदारे का जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह है तकरीबन 80,000 रुपये और वही जो ग्रेड 18 का मुलाजिम अगर सूबे में काम करे उसकी तनख्वाह 1,81,000 रुपये। अब जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अब जो एक अबूरी रिलीफ दिया 25%, क्या इससे सारे मसले हल हो जाएंगे? इसमें भी अगर आप देख लेते हैं, मैंने सिर्फ ग्रेड 17 का एक कंपैरिजन निकाला है। इस 25% की अबूरी रिलीफ के बाद जो इजाफा ग्रेड 17 के मुलाजिम को मिलेगा वो सिर्फ है 9,300 रुपये माहाना, मतलब वो 83 लीटर इजाफी पेट्रोल एक महीने में खरीद सकते हैं। ये मैं आपको ग्रेड 17 का बता रहा हूँ। अगर आप इससे नीचे चले जाएँ ग्रेड 1 से 16 का, तो ये इजाफा
कुछ केसेस में शायद चंद 100 रुपयों का होगा। तो ये है वो कंपैरिजन जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। क्या तनख्वाहों में इजाफा ही असल मसला है, क्या हुकूमत के और भी मसाइल हैं? इन सारी बातों के ऊपर हम बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज जो विफाकी हुकूमत ने ग्रेड 1 से 19 के जो विफाकी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% के इजाफे का जो ऐलान किया, एडहॉक रिलीफ जिसे कह रहे हैं, और साथ ही विफाकी हुकूमत ने जो सूबे हैं उनसे भी ये कहा है कि वो जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा करें। सूबे इस हवाले से क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं इस वक्त तैमूर सलीम झगड़ा साहब। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि क्या जो KPK है ये विफाकी हुकूमत के इस फैसले को फॉलो करेगी? जी, मेरे ख्याल में एक बार जब डिटेल्स जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस हो जाएं और जो कमिटमेंट्स हैं वो डिस्कस हो जाएं, ये एक ऐसे मौका है जहां पे शायद हमें एक ही फैसला लेना पड़ेगा। अच्छा तैमूर साहब, इसमें अब हुकूमत ने आर्जी रिलीफ तो 25% दे दिया है। आपके ख्याल में ये तनख्वाहों में आर्जी इजाफा करना यही मसले का हल है, या हुकूमत को एक ब्रॉडर एक स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी? क्योंकि हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, जो उसके अंदर जॉब्स हैं या ओवर स्टाफिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो कौन सी आप स्ट्रेटजी रिकमेंड करेंगे जो इस मसले का मुस्तकिल हल दे सके पाकिस्तान को? देखिए, आगे NFC भी आ रही है, हमें बिल्कुल एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी रिलीफ देना, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है, और उसके साथ ये भी कोशिश करना है कि मुल्क के सारा जो रेवेन्यू है वो सिर्फ तनख्वाहों पे और पेंशन्स पे ना लगे। अगर हम अपने सिस्टम को देखें, और ये एक ऐसी मिसाल है जो अभी जो वाकयात हुए वो हमें काफी सारे फ्लॉज बताता है। आया कि लोगों की तनख्वाहों की जो इंक्रीजेस हैं या जो उनके प्रमोशंस का सिस्टम है कि वो इस तरीके से चलता है कि लोगों को करियर प्रोग्रेस मिलती है। आया कि जो है ये जो जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, सूबों में एक चीज हो जाती है वो वफाक को फॉलो करनी पड़ती है, वाइस वर्सा। तो आया ये सस्टेनेबल है? क्योंकि सूबे में गवर्नमेंट की शक्ल और वफाक में गवर्नमेंट की शक्ल जो है वो बहुत फर्क है। अगर हम इसमें यहाँ पे पेज में, पेंशन्स में और परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस ना ला सके तो खदशा ये है कि लॉन्ग टर्म में जो स्पेस है मुल्क की तरक्की करने के लिए वो कम हो जाएगी, और जरूर हम सबको बैठना पड़ेगा। ये NFC भी अभी एक बड़ा अच्छा फोरम है जहां पे अगर हमने पाकिस्तान की ओवरऑल फिस्कल स्पेस बढ़ानी है तो उसमें हमें ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए, डिस्कस करनी पड़ेंगी, और KP की तरफ से वी विल ब्रिंग दिस ऑन द टेबल। झगड़ा साहब, इसके अंदर ये जो अभी इशू उठा, खास करके जो विफाकी मुलाजमीन हैं वो एक जो दलील वो देते रहे, क्योंकि सूबों ने खास करके KPK और पंजाब में जो मुलाजमीन की जिस तरीके से तनख्वाहें बढ़ाई तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एहतजाज विफाकी मुलाजमीन कर रहे थे उसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है? दो कि आपकी तो पॉजिटिव इंटेंशन थी और हरगिज मकसद नहीं है, विफाक अपने फैसले करने में आज़ाद है, लेकिन आप वही कह रहे हैं कि शायद लोग जो मुलाजमीन है इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर एक सूबे में अगर मुलाजमीन को मराहत मिली है तो वो हमें भी मिलनी चाहिए। देखिए, हमने यहाँ पे जितने भी इस टाइप के या स्ट्राइक्स हुए हैं, यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट में हुआ था, कामयाबी से जो है वो हल किए। किसी को भी मैं ब्लेमलेस नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है और बहुत हद तक जो मुलाजमीन है उनकी डिमांड्स में भी वजन है। हमें मुल्क में पब्लिक सेक्टर में पेज का स्ट्रक्चर या ये जो एक सिस्टम है जहां पे हमने इक्वलाइजेशन किया, अगर आप सोचें चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हमने तमाम मुल्क में तमाम लोगों को 22 ग्रेड्स में एक ही पे ब्रैकेट में डाला,
जिससे ये इक्वलाइजेशन का डिबेट जो है वो शुरू होता है। और हर एक जो कैटेगरी होती है एम्प्लॉइज की, जहां पे उन्हें लगता है कि किसी और को एक कोई बेनिफिट मिला है जो उनको नहीं मिला, वो मांगते हैं। अक्सर इसमें कोई ना कोई जो है वजन भी होता है, क्योंकि अक्सर जिस टाइप के अलाउंसेस मिले होते हैं उन पे जो है वो ज्यादा सोचा नहीं जाता। मिसाल मैं दे दूं, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, जो एक बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हायर ग्रेड्स में, ये पिछली दौर में 2018 में, कि वो एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो है वो जो एम्प्लॉइज हैं सीनियर जो प्राइवेट सेक्टर से, उनकी अगर आप सैलरीज कंपेयर करें तो वो कम है। लेकिन ये भी याद रखें कि जब प्राइवेट सेक्टर में वो काम करते हैं तो उनको पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, और उनको परफॉर्मेंस पे एवेल्युएट किया जाता है और उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है या कम की जाती है परफॉर्मेंस की बेसिस पे। पर्सनली मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक आंसर है जो कि मिसिंग है। हालांकि हमने कैबिनेट से बहुत सी अलाउंसेस को परफॉर्मेंस बेस्ड करने का फैसला भी लिया, उसकी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखें सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में नहीं है, उसमें एक रोल मीडिया का भी है, उसमें सबसे बड़ा रोल शायद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का खुद है कि वो ये देखें। पेंशन्स, आपको पता है, एक ऐसे टॉपिक है जिस पे मैं बहुत बात करता हूं। अगर आप पेंशन्स को ले लें, अगर इस पे हम जल्द सोल्यूशन ना लाएं तो एक ऐसे टाइम आएगा जहां पे आपके जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं उनके पेंशन्स की फंडिंग कहां से आएगी ये शायद पता नहीं होगा। इस पे हमने एडवांस्ड काम किया है, हमने इसलिए ऑलरेडी एक फैसला लिया था रिटायरमेंट एज बढ़ाने का। लेकिन जब हम ये फैसले लेते साहब, कतर कलामी की माजरत, पेंशन पे अभी आपसे सवाल करते हैं, इससे पहले आप ये चीज देखते हैं कि ये जो 25% का फैसला हुआ है, इसका आप रिपल इफेक्ट अगर आप पाकिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, खासतौर पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट आएगा? आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, वो पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही हैं, तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट इन द लॉन्गर टर्म? देखिए, असूलन तो जो ऑटोनमस इदारे हैं वहां भी एक्चुअली इशू जो है वो यही है। यूनिवर्सिटीज में जो क्राइसिस है वो भी इसी बेसिस पे, हालांकि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, वहां भी बहुत सी अलाउंसेस में वो गवर्नमेंट को फॉलो करते। लेकिन आप ये ठीक कहते हैं कि इसकी एक इम्प्लीकेशन होगी जो हमें साथ मॉरली भी देखनी पड़ेगी कि यूनिवर्सिटीज में जो फंडिंग क्राइसिस है कि उसका हम जो है वो क्या करें। बट पैराडॉक्सिकली अगर आप देखें, एंड मैं जेन्युइनली, बिल्कुल आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, जब हम वो फैसले करते हैं जिसमें मैं जो वो एम्प्लॉइज जो टीचर्स हैं, इसमें बहुत से टीचर्स जो है वो गए थे, हालांकि इनका भी हक बनता है, लेकिन अगर आप देखें इसमें चैलेंज क्या, अगर हमें यूनिवर्सिटीज के इश्यूज सॉल्व करने में एक चैलेंज था तो अक्रॉस द बोर्ड इंक्रीज के बाद हमारा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैलेंज पूरे मुल्क में इससे और भी बढ़ जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश जरूर करेंगे कि जो हमारी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे हमारा सेहत कार्ड प्रोग्राम है या जो हमारा डेवलपमेंट बजट है, कि उसके लिए कोई ना कोई हल हम लाते जाएं, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ वहां से आएगी। जी बिल्कुल। झगड़ा साहब, अब जरा वो जो आपका कहते हैं, बहुत ज्यादा बात भी करते हैं पेंशन्स के मामले पर, और मेरे ख्याल में ये एक ओपन सीक्रेट है कि अगर इस मसले को हल ना किया तो आइंदा आने वाले सालों में विफाक की अगर बात करें तो शायद बजट में जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, डेट सर्विसिंग, दिफाई बजट, और उसके बाद फिर जो पेंशन का जो उसमें कंपोनेंट है वो आ जाएगा, और तरक्याती बजट भी शायद उससे भी पेंशन का जो मामला वो ज्यादा हो जाएगा। तो केपी के गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है? आपने रिटायरमेंट एज की बात की, आपने बढ़ा दी, इज दिस द ओनली वे? हम 4-5 चीजें जी कर रहे हैं। एक फेडरल पे एंड पेंशन कमीशन भी है, लेकिन अगेन अगर हमने जो है मिल के काम करना है तो फिर जरूरी है कि पूरा मुल्क जो है वो स्पीड से काम करे। जो पहला कदम हमने लिया, जो कोर्ट में चैलेंज हुआ, उस चैलेंज की वजह से उसमें डिसरप्शन आई, वो था रिटायरमेंट एज बढ़ाना, जो पूरी दुनिया में होता है। उससे हमारी तकरीबन 3 साल पेंशन में फ्रीज और 10 साल में कोई 140 अरब रुपए इन रियल टर्म्स बचते थे। टेक्निकल टर्म है, लेकिन रियल टर्म का मकसद
कि आज के पैसों में 140 अरब, अगर आप इन्फ्लेशन वगैरह लगा दें तो ये तकरीबन 300 अरब हो जाएंगे। ये आप सोल्यूशन की एक स्पेस देता है। पेंशन हर उस एम्प्लॉय का हक है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन आपको खुद पता है कि हमारे पेंशन रूल्स ऐसे हैं कि कोई 13-14 मुख्तलिफ डिग्रीज हैं एम्प्लॉयज के जिनको पेंशन मिलता है। और केपी वो पहला सूबा है जिसने शायद सारा जो पेंशन सिस्टम है वो ऑटोमेट कर दिया है, जिससे हमें वो भी पता चला, कुछ केसेस थे लेकिन केसेस थे जहां पे लोग या 2 पेंशन लेंगे या फिर उसके बाद अगर कोई रिटायरमेंट के बाद पे भी लेता है, पेंशन भी लेता है, तो उसमें अगर पैसे जाया होते हैं, आप सोचें अगर कोई एम्प्लॉय 2 पेंशन लेता है, या जैसे बिस्प में नजर आया कि कोई एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो बिस्प से पेमेंट ड्रॉ कर रहे थे, ये वही पैसा है जिससे लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती है, जिससे जो है डेवलपमेंट खर्चा ज्यादा हो सकता है। तो वो पेंशन रूल्स में चेंज करना बड़ा जरूरी है। और जो तीसरा स्टेप है जिसपे हम खुद भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिसमें बड़ा जरूरी है कि जो पे एंड पेंशन कमीशन है वो भी काम करे, वो ये है कि हम एक फंडेड पेंशन प्रोग्राम पे आए। उस पे हमने अपने ऑप्शंस डेवलप किए, लेकिन उसमें मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो मीडिया है और जो पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं वो इस पे पब्लिक की एजुकेशन जरूर करें। क्योंकि जब मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी बात करूं, तो एक मिसाल देता हूं, ऐसे ही आर्टिकल आपसे एक जो रिलेटेड न्यूज़पेपर है उसमें आया कि खैबर पख्तूनख्वा बेवाओं के पेंशन को खत्म करना चाहता है, और मुझे कोट किया गया था उसमें, जबकि जर्नलिस्ट मेरे से शायद भी नहीं था। तो ये जो चीजें हैं, यहां पे हम सबका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो माहौल बनाएं जहां पे हम मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले ले सकें, जैसे ये प्रोग्राम कर रहा है। चले, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका व्यू आ गया। देखिए, ये एक नाज़रीन पेचीदा मसला तो है, बात ठीक है, ये सिर्फ केपी के या वफाक की बात नहीं है, इस मसले के ऊपर मजीद बात हो कि पेंशन के ऊपर खासतौर पर बात करने की जरूरत है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एम्प्लॉय से पूछेंगे क्या वो इस फैसले से खुश हैं या नहीं। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम राय लेंगे कि जो हुकूमत ने फैसला किया है कि वफाकी मुलाजमीन को एक अबूरी रिलीफ दिया है, तो क्या जो वफाकी मुलाजमीन है इससे खुश हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जुनेद आलम भट्टू साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप एसोसिएशन के। तो बहुत शुक्रिया भट्टू साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे यही करूँगा कि जो हमने स्टेटमेंट देखी गवर्नमेंट की तरफ से आई, एटलीस्ट 5 में से 2 पार्शली कह लें आपके मुतालबात पूरे हो गए, मुतमईन है आप? जी बिल्कुल, एक लिहाज से मुतमईन है कि दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि वैसे तो मुतालबा आपको पता है पैरिटी का था पहले दिन से, पिछले साल इन्हीं दिनों से ये मामला शुरू हुआ था, और फिर कोरोना की वजह से हमें ज़िम्मेदारी का बहरहाल तकाजा ये था कि हम अपने एहतजाज को कॉल ऑफ करते, लेकिन महंगाई की वजह से और इन मामलात की वजह से जो मुलाजमीन थे वो काफ़ी परेशान थे शुरू से। तो उनके ये मुतालबात में ये शुरू से शामिल था कि अगर फौरी तौर पर पैरिटी का मामला हल नहीं भी किया जा सकता तो एक इंटरिम रिलीफ कम अज़ कम दिया जाए। तो उस लिहाज से देखें तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। हमें खुशी है, और इस बात की हमें मज़ीद खुशी है कि पे एंड पेंशन कमीशन जैसी जो एक रिपोर्ट मुतवक्के है उसको ख़ुद हमारे मोहतरम जो वज़रा हैं उन्होंने रेफ़र किया, उसका जिक्र किया उसमें। तो हमें बहुत उम्मीद है कि उसके तजावीज़ आने के बाद ये पैरिटी वाला जो मसला है इस पर मज़ीद कुछ पेशरफ्त हो सके। जुनेद साहब, इसमें आपका बेसिक क्लेम है क्या? आप कम तनख्वाह का आपका मुतालबा है कि जिसको बढ़ाया जाए क्योंकि आपकी सैलरी कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा रही है खासतौर पर पिछले 2 से 3 साल के अरसा में, या फिर चूंकि बाकी इदारों की जो सैलरीज हैं, FIA, NAB, FBR, प्रेसिडेंसी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनकी तनख्वाहें आपसे मोर देन डबल हैं, तो आप बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं या वाकई महंगाई से आप तंग हैं? देखिए, महंगाई बहरहाल सिर्फ मुलाजमीन तो उससे तंग नहीं है, उससे तो तमाम आवाम तंग हैं। तो इसलिए हमारा जो क्लेम है वो महंगाई पे मबनी नहीं है, बुनियाद हमारे आर्गूमेंट की महंगाई नहीं है, बुनियाद जो है वो इंसाफ है बुनियादी तौर पर कि एक ही नौयत के काम की अगर मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ तनख्वाह हो तो वो मुनासिब बात नहीं है, और ये एक आइनी मुतालबा है कि किसी भी किस्म की डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए। तो हमारा मुतालबा शुरू पहले दिन से तनख्वाहें बढ़ाने का ऐसा नहीं था, बल्कि पैरिटी का मुतालबा था। हम ये ज़ाहिर है बिल्कुल तकरार नहीं करेंगे कि हमारी तनख्वाहें
प्राइवेट सेक्टर के बराबर कर दी जाए। प्राइवेट सेक्टर में गालिबन प्रॉफिट्स में से कंपनीज अपनी लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार के अंदर वो चीजें हो, सरकार के अंदर लेकिन कुछ ऐसी आपको पता है कि नौकरियां होती हैं, जॉब्स होती हैं जहां पे जाहिर है कि वो पैरिटी की बात नहीं आती। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि ये पिम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे जब बर्न सेंटर बना तो बर्न सेंटर का जो हेड था उसकी पोस्ट थी 19 ग्रेड की, लेकिन पाकिस्तान में कह रहे हैं कि गिने चुने को बर्न जो सर्जन्स हैं, और वो तो अगर एक दिन में इतने पैसे लाखों रुपए कमा लें, तो अगर आप कहें कि जी आप मतलब अगर उसको कुछ स्पेशल गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, उनको पता है कि इनकी इतनी रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो उस तरह का मुतालबा जायज है कि एक आप कंपैरिजन करें कि वो 19 ग्रेड के अफसर है तो हमारी तनख्वाह भी उतनी होनी चाहिए? नहीं, बुनियादी तौर पे हमारा जो मुतालबा है वो ग्रेड के लिहाज से नहीं है, वो काम की नौयत के लिहाज से, काम की नौयत के लिहाज से। तो मसलन जैसे वफाकी सेक्रेटेरिएट का और सूबाई जो सेक्रेटेरिएट्स हैं उनका काम बिल्कुल एक जैसा है। इसी तरह से जो नेशनल असम्बली के या PM ऑफिस की जो नौयत है काम की बिल्कुल उसी वैसी है जैसी कि वफाकी सेक्रेटेरिएट की है। तो हम वहाँ पे पैरिटी मांग रहे हैं। जाहिर है कि एक सेक्शन ऑफिसर या एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो डॉक्टर की तनख्वाह के बराबर तनख्वाह नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके काम की नौयत मुख्तलिफ है। तो पैरिटी जाहिर है कि अच्छा, आपकी लास्ट में जब आप लोगों का प्रोटेस्ट था तो तकरीबन 61 वेरियस गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस हैं, आपकी यूनियंस हैं, वो उनका मुतालबा था और वो एजिटेट कर रहे थे। अभी जो हुकूमत का मुआहदा हुआ है आप लोगों के साथ, उसमें ये तमाम 61 एसोसिएशंस और यूनियंस कवर्ड हैं या ये सिर्फ चंद मखसूस यूनियन के साथ हुआ? तो अगर इसमें आपको वे फॉरवर्ड क्या लग रहा है? डू यू थिंक ये मसला हल हो गया या बात आगे बढ़ेगी? अभी देखिए, अभी ये मसला एक अबूरी तौर पर बहरहाल हल हुआ है और उसकी लैंग्वेज बहुत वाज़ेह है। जो एग्रीमेंट है आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि उन तमाम वफाकी मुलाजमीन को कि जिनको पहले ऐसा कोई अलाउंस, इजाफी अलाउंस नहीं मिल रहा, उनके लिए ये अलाउंस है। उसमें मेरे ख्याल है सिर्फ किसी एसोसिएशन का जो रिप्रेजेंट कर रही थी उसका तस्करा नहीं है, बल्कि तमाम सरकारी वफाकी मुलाजमीन उसमें शामिल हैं। और ये बताएं कि अब आपकी जैसे जो भी गवर्नमेंट ने आपसे एक वादा किया है उसमें बहुत सी चीज़ें जो आगे वो कंसिडर करेंगे जब बजट आएगा, मसलन कि जो 25% आपको अबूरी अलाउंस दिया, क्या उसको वो बेसिक पे में मर्ज करते हैं, नहीं करते, बाकी जो मामलात हैं अभी वो भी तय होना बाकी हैं। तो आपका अभी मतलब मुतालबा आगे क्या है कि अगर वो मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या एक दफ़ा फिर आप रोडों पर आएंगे? कब तक आप इंतजार करें, कितनी डेडलाइन देंगे? देखिए, इस वक्त एक मेरा ख्याल है कि कल ही हमें खुशखबरी मिली है, तो हम किसी कह लें कि एहतजाजी मूड में इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है और हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि हमारे वज़रात काबिल एहतराम जो है उन्होंने हमें बाकायदा रिप्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और वज़ीर दाखिला जो थे उन्होंने एक हमारा पैगाम। लेकिन अच्छा नहीं था कि ये आंसू गैस शेलिंग होने से पहले ही अगर आपसे रब्ता कर लेते, क्योंकि इशू तो बहुत पुराना चल रहा है, आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, तो पहले कर लेते तो शायद लोग जख्मी भी ना होते, इतना नुकसान। आपकी बात हो सकता है ठीक हो, लेकिन ना तो मेरे इल्म में इतनी कह लें कि उस पर कोई इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है जिससे आपके इल्म में कोई इजाफा हो, और ना मेरा ख्याल है उस पर तबसरे की कोई जरूरत रह जाती है क्योंकि वो खुद इस पे एक अफसोस का इजहार कर चुके हैं हमारे। जुनैद आलम साहब, अभी आपका जो तनख्वाह में इजाफा उन्होंने किया वो अबूरी रिलीफ है आपको 25% ऑफ योर बेसिक पे। जी जी। तो आपके 2016, 17, 18, 19 के जो एडहॉक रिलीफ्स हैं, अलाउंसेज हैं आपके, वो अभी भी आपकी सैलरी में मर्ज नहीं हुए। जी जी, बिल्कुल नहीं हुए। तो ये तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात नहीं है कि आप जो बेसिक चीज़ आप पहले अपना जो सैलरी स्ट्रक्चर है आप उसको ठीक करवाते, उसके बाद आप आगे की बात करते। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना कि मामला सिर्फ पैरिटी का ही नहीं था बल्कि महंगाई का भी था, और आपको पता है पिछले 2 साल की अगर आप महंगाई का वो एक मुवाजना करें तो मुलाजमीन जो थे वो काफ़ी उनका हाथ तंग था। तो उस वजह से एक इंटरिम रिलीफ पे फोकस किया जा रहा है कि जब तक PNP की रिपोर्ट नहीं आती, उनकी रिकमेंडेशंस नहीं आती, कम से कम तब तक एक इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए। और बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे जो सीनियर्स हैं काबिल एहतराम, उन्होंने खुद इस बात का कह लें कि वादा किया हमसे कि जब पे एंड पेंशन की रिपोर्ट आती है तो उसके मुताबिक मजीद जो एडजस्टमेंट्स हैं वो की जाएंगी। चलें, मैं कह रहा बहुत शुक्रिया वटू साहब। डिपेंड करता है कि पे एंड पेंशन जो कमीशन है, माजी में भी कमीशन बनते रहे हैं, बड़ी अच्छी उनकी तजावीज़ आती रही हैं, लेकिन सम और दी अदर जो माजी की हुकूमतें थी उनके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं थी कि उनको फॉलो करें। क्या ये हुकूमत ऐसा करेगी, ये अभी देखना बाकी है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हसन खावर हमें ज्वाइन करेंगे, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और उनसे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के हवाले से वे फॉरवर्ड पर बात करेंगे। सो स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है हसन खावर साहब ने। ये पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो पाकिस्तान में है उस हवाले से बड़ा एक्सटेंसिवली लिखते रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, इन्होंने वादा किया था कि ये 3 माह में
पाकिस्तान में जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हैं वो लेकर के आएंगे। 2.5 साल हो गए हैं, कुछ चेंजेस हल्की फुल्की पिछले माह भी हमने देखा इन्होंने कुछ ऐलानात किए, लेकिन अदरवाइज कोई ब्रॉडर चेंज ये नहीं ला सके। आपके ख्याल में कहां पे गलती हुई इस गवर्नमेंट से? जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, सिविल सर्विस रिफॉर्म जो है ना, ये आप जानते हैं कि बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर कोई हुकूमत से वादा करती है कि हम 3 महीने के अंदर सिविल सर्विस रिफॉर्म ले आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस पर सोच रखा है और उनका जो सिविल सर्विस रिफॉर्म का पैकेज है वो तैयार होना चाहिए। हमें पता है कि ऐसा कोई पैकेज तैयार नहीं था और ना ही कोई ऐसा पैकेज उन्होंने अवाम से मुतारिफ कराया था। तो जब हुकूमत आई तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 कमेटियां बना दी और उन कमेटियों ने बहुत सारी गुजारिशात के ऊपर गौर किया। देखिए, सिविल सर्विस रिफॉर्म के अंदर बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट है, इसमें बहुत सारी पार्टीज डिफरेंट बातें करती हैं, तो इसमें कुछ 2-4 साल लगना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो जब हमने ये सुना था कि ये 3 महीने में कर देंगे, तभी लोगों के शकूक व शुबात थे कि ये शायद समझ नहीं है कि ये रिफॉर्म कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये 3 महीने में नहीं आ सकते। अब आपने जिन चीजों की बात की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने अभी एक पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है। उस पैकेज के अंदर प्रमोशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाए गए हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के अंदर चेंजेस लाए हैं, कुछ और चीजों में भी चेंज लाए हैं, लेकिन ये बेसिकली प्रोसीजरल करेक्शंस है। मतलब इसका ये है कि इससे कुछ आपका काम करने का तरीका तो जरूर बेहतर होगा, लेकिन जो एक बुलंदोबांग दावा है कि हम सिविल सर्विस को ठीक कर देंगे, उनको ठीक करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो इंप्रूवमेंट्स हैं जो किसी भी हुकूमत को मुस्तकिल लानी चाहिए, लेकिन इनको सिविल सर्विस रिफॉर्म का पैकेज कहना मेरे ख्याल में थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। और मेरे ख्याल में कि वो जो बड़े रिफॉर्म्स की बात हुई थी, अभी तक हमें उनका सामना नहीं हुआ। डॉक्टर इशरत साहब ने नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस की बात की थी, जो कि जाहिर है कि एक बहुत बड़ा आइडिया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आइडिया शायद अब कहीं पीछे रह गया है और उसके अलावा भी अभी कोई हमें रेवोल्यूशनरी या कोई गेम चेंजिंग रिफॉर्म नजर नहीं आया। हसन खावर साहब, आपने फरमाया कि 3 माह की डेडलाइन जो थी वो अनरियलिस्टिक थी। अब भी जो फाइट की एक पब्लिकेशन आई है उसके अंदर डॉक्टर इशरत हुसैन कह रहे हैं कि ये इसमें आपको 10 साल का अरसा लगेगा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो आपके ख्याल में क्या ये जो 10 साल वाली डेडलाइन है ये भी सीरियस डेडलाइन है, या ये फिर टाइम बाय गवर्नमेंट कर रही है और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब इसके ऊपर कोई फर्दर काम अभी वो स्लो कर रहे हैं? जी शहबाज साहब, मेरा ख्याल में ये जो डॉक्टर इशरत साहब की स्टेटमेंट है ना, ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 10 साल का प्लान बना हुआ है जामे, और कोई ऐसी बात है कि हम अगले 10 साल के अंदर या तो हमें खाका दे रहे हो कि पहले साल में ये होगा, 3 साल बाद ये होगा, 6 साल बाद ये होगा। मेरे ख्याल में उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये एक लॉन्ग टर्म इशू है और लोगों को शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब आप इस बात के अंदर देखते हैं तो इस बात पे कुछ हकीकत है लेकिन कुछ अफसाना। हकीकत देखिए ये है कि जब आप सिविल सर्विस के अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे तो कुछ चेंजेस ऐसे जरूर हैं जो 10-20 साल में असर छोड़ेंगे। मसलन अगर आप CSS का निज़ाम चेंज करते हैं तो CSS से जो लोग आते हैं वो 20-25 साल के अंदर सीनियर ओहदों पे जाकर फायज होते हैं। तो अगर आप CSS के इम्तिहान में तब्दीली लाएंगे तो उससे पॉलिसी के लेवल पे तो जाहिर है कि 20-25 साल बाद तब्दीली आएगी। लेकिन जो रिफॉर्म आपने करना है, मेरे ख्याल में वो तो बहुत जल्द आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी कुछ चीज़ों का नतीजा अभी आएगा, कुछ का 5 साल में आएगा, कुछ का 10 से 15 साल में नतीजा वाज़ेह होगा। लेकिन अगर 10 से 15 साल के अंदर भी हमने रिजल्ट लेना है तो हमें वो तब्दीली आज लानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट का और रिफॉर्म के अंदर टाइमलाइन में थोड़ा फर्क है। आज हमें काम करना पड़ेगा, मुस्तकबिल में हम उसका फल खा सकते हैं। अच्छा खावर साहब, ये बताएं कि आपकी नजर में वो कौन से, आपने कहा कि अभी हमें स्टेप्स लेना पड़ेंगे, कौन से ऐसे 2-3 स्टेप्स हैं जो ये गवर्नमेंट ले जिसको हम हकीकी मानों में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की तरफ एक कदम कहेंगे? देखिए 3-4 चीजें हैं जो बड़ी मोटी बातें हैं जिस पे बात करनी चाहिए। आप देखिए कि सिविल सर्विस के अंदर मसाइल क्या हैं। हम मसाइल को सोचते हैं ना, उन मसाइल की हल की तरफ जाते हैं। एक मसला ये है कि जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके सियासतदान हैं, आपकी काबीना के वज़रा हैं,
वो ये कहती है कि हम जो डिसीजन लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत टाइम लगाती है उसको इम्प्लीमेंट करने में। हम आज बात करते हैं, 2 साल बाद जाकर हमारी बात हकीकत का रूप धारती है। इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेसेस हैं उनको हमें चेंज करना है, हमें रूल्स ऑफ बिजनेस को चेंज करना है। कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि जब एक समरी निकलती है तो वो समरी पहले लॉ डिवीजन जाती है, फिर फाइनेंस डिवीजन जाती है, फिर वो प्लानिंग कमीशन जाती है, फिर वो हर दफ़ा उस पर एक नया एतराज़ लगाती है और वो घूमती रहती है। तो इसके अंदर एक तरीका ये हो सकता है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा लेकिन आपको एक बात करूं, एक तरीका ये हो सकता है कि आप सबको बुलाएं और आप कहें कि भाई ये टाइम बाउंड, आप एक जॉइंट कमेटी बनाएं और 1 माह में जो भी इस पे कमेंट्स देने हैं उसको एड्रेस करें। लेकिन आपको सबसे पहले उस प्रोसेस को ठीक करना है ताकि आपका सियासतदान जो पॉलिसी बनाए आज वो 2 साल या 4 साल बाद इंप्लीमेंट ना हो, वो पहले इंप्लीमेंट जल्दी हो सके। ये सबसे पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप सिविल सर्विस से बात करते हैं, सिविल सर्वेंट से, ब्यूरोक्रेट से, तो वो कहते हैं जी हम नैब के हाथों बहुत तंग हैं, हम एंटी करप्शन के हाथों बहुत तंग हैं, हमें हरास करते हैं। हमने नैब को, हमने एंटी करप्शन को, हमने FIA को जगह क्यों दी? हमने ये जगह इसलिए दी कि सिविल सर्वेंट्स का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो बहुत वीक है। हाल ही में एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स को चेंज किया गया। हमने कहा जी हमने ऑथराइज अफसर खत्म करके इंक्वायरी अफसर बना दिया। ये मामूली मसाइल हैं। हमें सिविल सर्वेंट्स का एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना है मजबूत बुनियादों पे, ताकि ये जो इंक्वायरियां दिन रात डिपार्टमेंटल होती हैं इसका कोई रिजल्ट निकले। और अगर ये सिविल सर्वेंट्स अपना सिस्टम स्ट्रांग करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, उसका फेथ होगा और बाहर की एजेंसीज का उसके अंदर रोल कम होगा। अच्छा, तीसरी बात, आपने पाइट की स्टडी का हवाला दिया, पाइट की एक स्टडी, उसके ऊपर जी आप सॉरी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं हसन साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये कर रहा था कि अभी जो सूरत हाल है, वजारत ख़जाना या हुकूमत ये कह रही है कि जो सारा काम करना है पे एंड पेंशन कमीशन करेगा। तो आपका ख्याल है कि पे एंड पेंशन कमीशन इतना कैपेबल है, नंबर 1? और नंबर 2, क्या हुकूमत में ये एक पॉलिटिकल विल है कि वो एक डिफिकल्ट रिफॉर्म्स ले, वो इदारे जिनकी तनख्वाहें 100% पहले ही इजाफा कर दी गई हैं उनको वापस ले, क्योंकि 100% आप किसी की तनख्वाह फौरी तौर पर बढ़ा तो सकते नहीं है। तो पॉलिटिकल विल और द कैपेसिटी ऑफ द पे एंड पेंशन कमीशन, इसको आप कहां देखते हैं? जी शहबाज साहब, दोनों बड़े अहम सवाल हैं। देखिए, मैं उनकी कैपेसिटी पे बात नहीं करता। जब हम उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो वो रिपोर्ट ये बताएगी कि उस कमीशन की कैपेसिटी क्या थी। अगर अच्छी रिपोर्ट होगी तो हम वाह करेंगे और नहीं अच्छी होगी तो जाहिर है कि वो उनकी वीक कैपेसिटी की तरफ निशानदेही करेगी। लेकिन इस मुल्क में लातादाद पे एंड पेंशन कमीशन आए हैं। मेरी और आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है कि अगर हमने पे और पेंशन का निज़ाम ख़त्म करना है तो हुकूमत को क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस कमीशन को बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। ये इनको टाइम बाउंड डेडलाइन देनी चाहिए कि आप 1 माह, 2 माह, 3 माह के अंदर अपनी सिफारिशात दें। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जिस पर टाइम लगता है, उस पर उनको टाइम दें। मसलन पेंशन की लायबिलिटीज़ के लिए एक्चुअरियल वैल्यूएशन करनी है, आप उनको टाइम दें। लेकिन ब्रॉड खाका जो है उनको पहले दिन देना चाहिए। जितना ये टाइम गुजरता जाएगा हमारा स्केप्टिसिज्म, हमारी एप्रीहेंशन बढ़ती जाएगी। सबको पता है कि पे को मोनेटाइजेशन की जरूरत है। मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि देखें, जो भी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हम लाना चाहते हैं उसका मेरे ख्याल में तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी। सिविल सर्वेंट्स हम इसीलिए कहते हैं ना कि ये अवाम की नौकरी के लिए, अवाम के खादम है ये लोग। लेकिन अगर हम अभी भी देखें जो हमारा तर्ज हुकूमत है या जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो अपने आप को खादम कहां समझते हैं, अपने आप को मालिक समझते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि आप हमारी तनख्वाहों में इजाफा करें। तो आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन है कि एक रिस्टोर हो और एक कॉर्पोरेट कल्चर जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर आए? आप हमारा सेक्रेटेरिएट देख लें, बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत हैं, अंदर चले जाएं तो आपको लगता है कि वही 70-80s का पुराना कोई दफ्तर है। देखिए कामिल साहब, इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप ये देखें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। यानी कि आप अगर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को देखना है, कॉमर्स मिनिस्ट्री को देखना है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक KPI हो कि आपके एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स कितने बढ़ रही हैं। अगर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेट्रिक ये हो कि आपके मुल्क में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम कितनी बेहतर हो रही है। अगर एजुकेशन और हेल्थ है तो बच्चों की एनरोलमेंट और वैक्सीनेशन जैसे इंडिकेटर हों। जब तक हम ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमत की परफॉर्मेंस को उनके रिजल्ट्स के साथ लिंक नहीं करेंगे तो ये सब एक फसाना और कहानी रहेगी और इसके अंदर कोई जो है सब्सटेंस नहीं रहेगा।
खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंक्लूडिंग पॉइंट आपने दिया कि अल्टीमेटली डिलीवर करना पड़ेगा, रिजल्ट्स लाना पड़ेंगे। अगर सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इजाफा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका बुनियादी काम है, जो फराइज हैं कि वो डिलीवर करें, तो वो डिलीवरी भी हमें नजर आनी चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।